नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं विजन आईएएस के पीटी 365 के भाग 5 के ऊपर। ये पीटी 365 का जो राज्य व्यवस्था खंड है उसका ये 5वां भाग का वीडियो है, जिसमें हम चुनाव से संबंधित बातों पर विमर्श करेंगे। ये प्रीलिम्स की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनिवार्य शीर्षक भी है। इसमें आप मुख्य रूप से जो पढ़िएगा वो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन। इससे इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बहरहाल हम समसामयिक मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं और उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो भी न्यूज में चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, वो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक संकट ने कुछ निर्वाचित विधायकों को दल बदल से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद विवाद को फिर से शुरू कर दिया है। क्या है दल बदल? दल बदल का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब कोई राजनीतिक दल जो है अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो सामान्य भाषा में उसे ही दल बदल कहा जाता है। और अगर इसको हम तकनीकी शब्द में कहें तो हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कि यदि पार्टी ए है, ए पार्टी की जगह कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामपाल है। रामपाल जो है वह एक किसी खास पार्टी का सांसद है और वो क्या करता है कि पार्टी बी में जाकर के शामिल हो जाता है। ये रामपाल जब भी वो चुनाव जीतता है उसके बाद वो तुरंत जाकर के पार्टी बी में शामिल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उसका जो चयन है या उसकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दी जाती है दल बदल कानून के आधार पर। क्या है दल बदल विरोधी कानून? दल बदल विरोधी कानून को वैसे तो देखा जाए तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बताते चले कि हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात किया गया है, जिसमें इसे जो शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपको याद रखने की भी आवश्यकता है। क्या है अयोग्यता का आधार? किस आधार पर किसी भी एमपी या एमएलए या सांसद या विधायक को जो है अयोग्य करार दिया जा सकता है दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत? तो पहला, यदि वह सदन के अंतर्गत मतदान में अनुपस्थित रहता है। जब सदन में किसी लोक महत्व के मामले पर मतदान हो रहा हो और उस समय अगर कोई भी सांसद या विधायक अनुपस्थित रहता है तो उसकी अयोग्यता को जो है रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि वह 15 दिन से लगातार रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा समय तक वो अनुपस्थित रहता है तभी उसकी अयोग्यता होगी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य है 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसके आधार पर भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक होता है निर्दलीय सदस्य। अगर वह किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, निर्दलीय सदस्य का मतलब ये होता है कि उसने किसी राजनीतिक दल से कोई टिकट नहीं लिया, वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जब वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके जीत गया तो वह किसी खास दल में जाकर के शामिल हो गया। तो वैसे समय में उसकी अयोग्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि राष्ट्रीय दल का दर्जा, ठीक है, नेशनल पार्टी स्टेटस किस किस को मिला है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल है उसको कब एक राष्ट्रीय दल माना जाता है, किसी राजनीतिक दल को। तो इसमें जो है अभी 8 राजनीतिक दल है हमारे पास जिसको मान्यता दी है भारतीय चुनाव आयोग ने। और इसको कब राष्ट्रीय दल माना जाएगा? इसको तब माना जाता है जब पहला 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। पहला क्या है, उसको पूरा करना पड़ेगा, पहले उसको 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी में भी, ठीक है, कुल वैध मतों का कम से कम 6% उसको प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट जीता हो, तब वह जो है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि एक बात इसमें आपको मैं बताता चलूं कि दल बदल रोधी कानून में कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, कि कब कोई जो सांसद है या एमएलए है वह अयोग्य नहीं माना जाएगा। वो तब अयोग्य नहीं माना जाएगा जब उसको कम से कम 2/3 सांसद या विधायक जो है वो विलय के पक्ष में हो जाए। मतलब 2/3 सांसद अगर ये कह दे कि हम किसी अन्य दल में जाना चाहते हैं तो इसके बाद वो कोई भी व्यक्ति या उस 2/3 में सम्मिलित कोई भी सांसद या विधायक वो अयोग्य नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो वैसे भी स्थिति में वो अयोग्य नहीं होगा, क्योंकि उसको चुन लिया गया ना किसी एक पद के लिए, तो उसमें भी वो अयोग्य नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन?
क्यों है ये सुर्खियों में, पहले इसको देख लीजिए। संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के लिए जो है ना अभी प्रयास किया जा रहा है। विधायी आयोग ने रिपोर्ट भी सौंपी है इसको लेकर के हमारे लॉ कमीशन ने, कि दोनों का चुनाव एक साथ करवा दिया जाना चाहिए। बहुत बर्डन पड़ता है जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर भी, भारत के ऊपर भी। बार बार चुनाव होने की वजह से बहुत सारा खर्च भी आता है और फिर लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना एक साथ चुनाव करवा दिया जाए कि जो भी बर्डन हो वो बहुत कम पड़ जाए। तो क्या है एक साथ चुनाव, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाए। अब एक साथ संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में हो एक साथ ही, पर वो चरणबद्ध तरीके से हो, स्टेज वाइज होना चाहिए। इसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो एक साथ चुनाव की जो व्यवस्था थी ना, ये 1967 तक जारी रही थी। 1967 के बाद अचानक से एक गतिरोध आ गया जिससे एक क्रम टूट गया और वापस से फिर अलग अलग चुनाव होने लगे, वरना 1967 तक एक साथ ही चुनाव चल रहे थे। 1983 में जो है निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव का विचार दिया था, लेकिन जो है इसकी सिफारिश जो की गई थी वो एक समिति है, उसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। याद रखिएगा, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि जो है एक साथ चुनाव की सिफारिश कौन सी समिति के आधार पर की गई है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश जी का नाम याद रखना है। ये विधि आयोग और नीति आयोग के द्वारा भी प्रस्तावित था और साथ में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर भी चुनाव करवाया गया था। अब अगर हम बात करें कि इसको लेकर के हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के, तो पहला तो अनुच्छेद 83 है। अनुच्छेद 83 ये कहता है ना कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होगा। दूसरा अनुच्छेद 85 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो है ना लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। विघटन का मतलब होता है कि जब लोकसभा चलाने में असफल हो जाए अपने सारे कार्यों को करने में, तो राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री मर जाए तो लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राष्ट्रपति केवल खुद के चाहने से नहीं कर सकता है। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ना चाहे तब तक वो विघटन नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के पास भले ही शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 172 की, तो विधानसभा के कार्यकाल की अवधि भी 5 साल होगी। जैसे लोकसभा की है ना, लोकसभा का कार्यकाल की अवधि 5 साल है, यह अनुच्छेद 83 कहता है। और अनुच्छेद 172 कहता है विधानसभा के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? राज्यपाल के पास ना राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है। चलिए, इसके अलावा जो तीसरा है, ये जितना भी टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षा में प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम परिसीमन आयोग के बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। पहले जान लेते हैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। एक तो भी हाल फिलहाल में असम में हो रहा होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो, और दूसरा जम्मू कश्मीर में हुआ था जिस टाइम ये न्यूज़ में आया था, उस टाइम की बात हो रही है। उस समय जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ था। तो क्या है परिसीमन आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, इसका जो गठन है ना वो अनुच्छेद 82 के तहत, यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 83 में है लोकसभा का कार्यकाल और ये बात की जा रही है अनुच्छेद 82 में, 82 में। इसके तहत क्या है ना कि जो संसद है जब प्रत्येक जनगणना के बाद ना एक परिसीमन अधिनियम गठित करेगी, और वो ना, और परिसीमन गठन का काम क्या होगा, जो सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण होता है, जितने भी राज्य होते हैं उनके जो बॉर्डर्स होते हैं उसका वापस से पुनर्निर्धारण करेगी, डिलिमिटेट करेगी ये कमीशन, परिसीमन करेगी उसका। तो इसीलिए इसका आयोग का गठन होता है और प्रत्येक जनगणना के बाद होता है। अब प्रत्येक जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, तो ये ध्यान में रखिए कि प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, तो इसीलिए हर प्रत्येक 10 वर्ष पे इसका गठन किया जाएगा। अभी तक जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है वो 4 बार किया गया है। पहले 1952 में किया गया था, दूसरा 1963 में किया गया था, तीसरा 1973 में किया गया था, चौथा 2002 में किया था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कोई सांविधिक निकाय नहीं है, स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है, संविधान से इसको शक्ति प्राप्त है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और किसके सहयोग से करता है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से यह कार्य करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसका अध्यक्ष की भारत का राष्ट्रपति करेगा। संरचना क्या है? संरचना अगर इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें,
तो इसके अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, मतलब जो अभी सेवा में हो और या सेवा से अगर वो छुटकारा पा लिया है, वो दोनों ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो है अध्यक्ष के रूप में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कोई अगर नामित चुनाव आयुक्त को उसके लिए निर्वाचित कर दिया गया हो तब भी हो सकता है। और तीसरा, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। ये तीन जो है ना, ये तीनों के माध्यम से जो है इसका जो है अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। संरचना इसकी वही है। कार्य के बारे में बात किया जाए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना इसका कार्य है। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो एक अपने पास धारा है, धारा 8 है। ये जो धारा है वो है आरपीए 1950 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 के तहत राष्ट्रपति ना 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का कार्य करने का आदेश दे सकता है। और ये 4 राज्य कौन है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड, AAMN। अगर हम बात करें आगे इसके मैटर में तो इतना इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें है नहीं, बस इतना ही काफ़ी था। ये सब अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे ख्याल से। चुनावी बॉन्ड के बारे में बात कर लें, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या होते हैं। अभी भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से ये पता चला है ना कि जो राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया है। बताइए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड जो होता है ना, ये एक गुप्त मतदान करने के लिए या गुप्त दान करने के लिए, मतदान नहीं गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट या लिखत होते हैं। राजनीतिक दल को कोई भी व्यक्ति जो है ना चुपचाप पैसा दे सकता है, सीधा सिंपल बात ये, यही चुनावी बॉन्ड कहलाता है। और ये चुपचाप दिया जाता है। ये बॉन्ड कौन खरीद सकता है? इसको कोई भी खरीद सकता है, भारत का नागरिक भी खरीद सकता है या भारत में निगमित किसी भी निकाय के द्वारा इसको खरीदा जा सकता है। मूल्य वर्ग क्या है इसका? 1,000 रुपये का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। लेकिन इसको आप जो खरीदेंगे वो SBI की चयनित शाखाओं से ही खरीद पाएंगे। इसके अलावा ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं? 10 दिनों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में खरीदे जा सकते हैं। इसका बॉन्ड की जीवन अवधि कितनी होती है, कब तक आप जो है राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में जमा कर सकते हैं? तो 15 दिनों के भीतर आपको जमा करना होगा, उसके बाद ये अवैध हो जाएगा। इसकी अन्य विशेषताएं क्या है कि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कितना भी खरीद सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। अब अगर बात करें चुनावी बॉन्ड क्या है, ये सब तो आपको पता चल ही गया है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना इसका उद्देश्य है। इसको जो शुरू करने के पीछे कुछ तर्क दिए गए थे कि जो क्या तर्क दिए थे, जो फर्जी या धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दल है उनको बाहर करना, दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना, काले धन पर अंकुश लगाना, ये सब इसके पीछे तर्क दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या है? अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने क्या किया है ना, जो ये निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 को जो है मंजूरी प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है, जो हमारा आरपीए एक्ट 1950 है और जो आरपीए एक्ट 1951 है, इन दोनों में संशोधन करने की बात की गई है। और संशोधन क्या किया गया है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। पहला किया है, जो मतदाता सूची है ना उसके डेटा को आधार संख्या से जोड़ा जाएगा। आपके पास जो भी वोटर ID कार्ड है उसको वो आधार नंबर से जोड़ देंगे, ये एक सबसे पहला। क्यों? इसके अलावा इसमें दूसरा जो चीज़ है वो है कि जो अधिनियम की धारा आरपीए 1950 और 1951 में पत्नी शब्द की जगह ना पति या पत्नी शब्द को शामिल किया गया है। मतलब अब वहाँ पे वाइफ नहीं लिखा जाएगा, स्पाउस लिखा जाएगा। तो ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए कोई निश्चिंत वाली बात नहीं है। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपसे डेटा को आधार संख्या से जोड़ने की बात की जा रही है तो, और मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। केंद्र सरकार द्वारा कोई भी वैध अगर दस्तावेज आपके पास है जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा हस्ताक्षरित है तो आप उसको भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आरपी एक्ट क्या है, वैसे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में जान लीजिए। पहला है आरपी एक्ट 1950, इसमें क्या है कि जो है लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, इन चुनावों में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण, और तीसरा मतदाता सूची का निर्माण करना। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। और 1951 में क्या है, संसद के सदनों
और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव का संचालन करना। दूसरा, सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और निर्भरताओं का प्रावधान किया गया है। और तीसरा, चुनाव में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान आदि की बात की गई है। कुछ वोटिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। वोटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। होता है रिमोट वोटिंग। क्या होता है रिमोट वोटिंग? मतदाताओं को ना मतदान केंद्रों की बजाय अन्य स्थानों से मतदान करने की अनुमति दी जाती है, और ये स्थान देश के भीतर भी हो सकते हैं और विदेश में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मान के चलिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यापारी होते हैं या किसी कार्य से बाहर रहते हैं या किसी अन्य राज्य में रहते हैं, और जिस राज्य के वो नागरिक हैं जब उस राज्य में मतदान हो रहा होता है तो वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो ये जो रिमोट वोटिंग ये सुविधा देता है कि वो उसी राज्य से, जिस राज्य में वो हैं, वहाँ से ही वो वोट डाल सकते हैं। इसको रिमोट वोटिंग कहते हैं। हालांकि एनआरआई को 2011 से मतदान का अधिकार दे दिया गया है। एनआरआई भी अब वोटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मतदान के अन्य कौन कौन सी प्रणालियां हैं। एक तो है प्रॉक्सी वोटिंग, एक है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम, और एक होता है एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट। ये तीन होते हैं। क्या होते हैं देख लेते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है? इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है। मतलब मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो किसी राज्य में कार्यरत है, और ये खास करके ध्यान रखिए सशस्त्र बलों के लिए होता है। सशस्त्र बल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बीएसएफ आते हैं, सीआरपीएफ आते हैं, सीआईएसएफ आते हैं, अनेक प्रकार के लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइएगा कि जो हमारे भारतीय संविधान का मूल अधिकार है उसमें सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं, चलिए आते हैं। तो ये जो है किसी अन्य को है अपना वोट का पावर दे सकता है, अपने मत का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? सशस्त्र बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बहुत सारे लोग आते हैं जो सशस्त्र बल के अंतर्गत होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम, ईटीपीबीएस। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित किया जाता है, और इसमें सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस आदि वगैरह सब आते हैं। इसमें भी सेम वही होता है। मान के चलिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राज्य से बाहर है या बहुत विशेष मतदाता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और वो थोड़ी ना जाएगा लाइन में खड़ा होकर के वोट करने के लिए, तो उसको घर बैठे ही बोलता है भाई इससे आप वोट कर दो। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम। कुछ एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट बनाए गए हैं। इस पर हालांकि विचार किया जा रहा है अभी, मतलब चल रहा है कि मतलब वहाँ से वोट डाल सकता है कि नहीं। हालांकि यहाँ आकर के वो डाल सकता है कोई एनआरआई, पर वो विदेशों से भी डाल सकता है। तो ये थोड़ा सा घर बैठे, तो इसके लिए अभी विचार किया जा रहा है। नीति आयोग देखिए कब, सॉरी निर्वाचन आयोग देखिए कब इसके ऊपर सुनवाई करता है। आगे बढ़ते हैं कि इधर को छूट गया है क्या? हाँ, भारतीय चुनाव प्रणाली छूट गई है। क्या है ये? इसके बारे में देख लीजिए। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 जो है वो चुनाव से संबंधित है। देश में जो है सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का अधिकार प्राप्त है। जो भी 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है वो चुनाव कर सकता है, और उसके साथ किसी भी प्रकार से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मामले में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और राज्यसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मतदान होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का आपको मतलब पता ही होगा, जब आप वोट जा करके डाल रहे होते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है जब जो है आपके जिस प्रतिनिधि को आपने संसद में चुन करके भेजा, जब वो वोट करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। निर्वाचन आयुक्त की चुनौती, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। कौन करता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति? इसके बारे में देख लेते हैं। पर इससे पहले ना ये जान लीजिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। पहला तो ये संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 324 के तहत। दूसरा, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 324 खंड 2 के तहत। दूसरा, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। सेवा शर्तें क्या है? इसकी सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। इसका कार्य क्या है? कि जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करता है। अगर पंचायत का चुनाव होगा तो उसको राज्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन उसका वो कराएगा, आयोजन करेगा। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति के बारे में आपको तो बता ही दिया। यहाँ पे नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 2 लोग इस पर नियुक्त हो जाते हैं। एक तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त अलग से सहायता करने के लिए होते हैं। निर्वाचन आयोग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लक्ष्मीकांत से, तो उसमें मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें पीटी 365 में ऐसी होती है जो छोड़ने वाली होती हैं।
तो हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके चलिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना कुछ इसलिए डाला गया है इसके अंदर क्योंकि वो ये सोच के बनाता है कि इसमें हर तरह के विद्यार्थी होंगे, लेकिन जो स्मार्ट विद्यार्थी होते हैं वो केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, PYQ का विश्लेषण करते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। एक है निजी सदस्य विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। क्या होता है ये प्राइवेट मेंबर बिल? इस बिल को ना मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा जब पेश किया जाता है ना इस बिल को, इस विधेयक को, तो वही निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। इसे केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है संसद के अंदर, ध्यान रहे, केवल शुक्रवार को पेश किया जाएगा। और जो राज्यसभा में अगर ये बिल पेश किया जा रहा है, विधेयक पेश किया जा रहा है, तो इसकी सुनवाई करेंगे सभापति, इसकी स्वीकार्यता करेंगे सभापति, और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष करेंगे। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ सकता है, इस बार UPSC में भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे एक बार पूछ लिया कि विधि और स्वतंत्रता में सबसे उपयुक्त संबंधों की बात कीजिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ ज़्यादा UPSC का प्रीलिम्स भाग रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र जो है एक नॉर्डिक मॉडल है, उसके ऊपर आधारित है, स्वीडन में चुना हुआ और इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। पहले यहाँ देख लीजिए सामाजिक लोकतंत्र के बारे में क्या है। सामाजिक लोकतंत्र का एक विचारधारा होती है, ठीक है। अब ये विचारधारा कैसी है, समाजवाद की ओर ज़्यादा है या पूंजीवाद की तरफ है? समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का सीधा सिंपल मतलब समझ लीजिए, समाजवाद होता है जहाँ संसाधनों का वितरण प्रत्येक व्यक्ति तक किया जाता है। जो भी उस देश के अंदर संपदा है, पैसा है, रुपया है, पहाड़ है, भूमि है, जो भी संसाधन है उस देश के अंदर, जो भी रिसोर्सेस है उस देश के अंदर, जो वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से वितरित किया जाता है, तो वही समाजवाद हो जाता है। और पूंजीवाद क्या होता है? जहाँ पैसों की प्रधानता, मुख्य रूप से रुपयों की प्रधानता होती है, जहाँ प्रत्येक चीज़ के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वही पूंजीवाद कहलाता है। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है इसका, सामाजिक लोकतंत्र का? इसका उद्देश्य जो है ना वो है कि पूंजी व्यवस्था के भीतर ही समतावाद को बढ़ावा देना। पूंजीवाद में मुख्यतः क्या होता है, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा और एक व्यक्ति के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र क्या कर रहा है ना, वह पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही समानता को बढ़ावा देगा। अब देखिए कितना ये सफल हो पाता है। इसके लिए उसको समाजवादी ढांचा को ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए क्या हो सकता है। समानता इसके तहत क्या होता है, जो इसके जो समर्थक होते हैं, सामाजिक लोकतंत्र के जो समर्थक होते हैं, वे धन के पुनर्वितरण और कल्याणकारी उपायों के जरिए समाज के भीतर अधिक समानता लाना चाहते हैं। अब ये विकास का पर्याय है कि क्रांति का पर्याय है? ये क्रांति के बजाय ना, इसके जो समर्थक है वो क्रांति के बजाय विकास के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ कार्ल मार्क्स, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये साम्यवाद या समाजवाद धारा का ये पोषक था। ये साम्यवादी इसको मानते हैं, कम्युनिस्ट मानते हैं। तो ये कहता था ना, जो पूंजीवादी लोग थे उसका बड़ा विरोध करता था। कहता ये जो पूंजीवादी है ना, इसने व्यक्ति को दो भागों में तोड़ दिया है, एक को कहते हैं शोषक और एक को कहते हैं शोषित वर्ग। इसने ना व्यक्ति को दो भागों में बांट के रखा हुआ है। जो शोषक वर्ग है ना, वो हमेशा जो है शोषित वर्गों के हाथों से शोषित होता हुआ आया है। ये शोषक करता है, शोषक मतलब अमीर वर्ग, और ये जो शोषित है ना, ये है गरीब वर्ग। इसको बुर्जुआ कहता है कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ वर्ग। तो ये हमेशा ना शोषित होते हुए आया है। तो इसीलिए जो है ये पूंजीवाद को खत्म करना चाहते थे कार्ल मार्क्स, और साम्यवाद की स्थापना, समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। रूस ने करने का प्रयास किया पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाया उसका समाजवाद, तो इस कारण से अब इसकी बहुत आलोचना भी होती है। बहरहाल, तो ये जो सामाजिक लोकतंत्र है, ये क्रांति के बजाय विकास के जरिए परिवर्तन लाना चाहते थे, और ये मिश्रित मॉडल को लेकर के चलना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, इसी को लेकर चलना चाहते हैं। तो आप सामाजिक लोकतंत्र की तुलना अपने भारतीय लोकतंत्र या भारतीय अर्थव्यवस्था से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ होगा, देख लीजिए। सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रणालियों का संयोजन है, जहाँ पैसे भी कमाया जाए और सामाजिक कल्याण की भी बात की जाए, जिसकी बात की जा रही है। सामाजिक लोकतंत्र प्रणाली की विशेषताएं क्या है? इसमें जो सहभागी लोकतांत्रिक संस्थानों है उस पर निर्भरता को बढ़ाया जाएगा। जो अच्छे अच्छे लोकतांत्रिक संस्थान है उसके माध्यम से जो है इसको बूस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक मजबूत श्रम बाजार संस्थानों की उपस्थिति होगी, जो अभी लेबर लॉ जो उसको बहुत आसान कर दे, है ना, सबको बराबर पैसा हो, समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह मिले। इसके लिए जो है एक श्रम बाजार संस्थान होना चाहिए, ताकि श्रमिक लोग विद्रोह ना करें, हड़ताल ना करें। तो ये सामाजिक लोकतंत्र की विशेषताओं में से एक विशेषता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण का संघ भारत को 2022 से 2024 तक के लिए, ये जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ है, एशिया निर्वाचन प्राधिकरण का संघ है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वैसे तो इसको शॉर्ट में कहते हैं AAEA,
इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो एशियाई क्षेत्र में ना स्वस्थ और पारदर्शी तरीके से जो है निर्वाचन इलेक्शन को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में, रूप्स के बारे में, तो ये क्या है? 111 अस्तित्वहीन दलों को ना अभी हटा दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। ये सब क्यों अस्तित्वहीन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते क्या हैं। ये होते हैं ऐसे राजनीतिक दल होते हैं ना जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद में कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। इन्होंने पंजीकरण करवा लिया और इसके बाद कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। दूसरे जो नए पंजीकृत राजनीतिक दल हैं वो भी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में आते हैं। और तीसरे जो इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, वो ऐसे राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट का निर्धारित प्रतिशत ही प्राप्त नहीं हुआ। मतलब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको उतना वोट नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वो एमपी, सांसद, एमएलए कुछ भी बन पाते। लेकिन वो उन्होंने तो पंजीकृत तो करवाया था। तो ऐसे जो दल होते हैं, ये जितने भी दल होते हैं, ये सब पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं। इसके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे हटा तो दिया है पर समाप्त करने की शक्ति नहीं है निर्वाचन आयोग के पास। यही यहाँ पे है, चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है, बस वो हटा देगा। अगर ये कभी रिन्यूअल कराना चाहे, वापस से आकर के नवीकरण कराना चाहे कि भैया हम 5 साल से सोए हुए थे, अब हमको याद आया है, प्लीज़ अब इसको वापस रिन्यूअल कर दो, तो चुनाव आयोग कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी जनरली इससे प्रश्न नहीं बनाती है इतने ऑर्डर वगैरह से। और जब ऑर्डर आ जाए या कोई विधेयक है, कोई ऑर्डर है, जनरली प्रीलिम्स में से प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि बिल है, अभी बिल अधिनियम नहीं बना है, एक्ट नहीं बना है। बिल में और एक्ट में फ़र्क होता है। बिल पेश होता है संसद में, फिर जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है, राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति दे दिया जाता है, तब वो एक्ट बन जाता है। जो बिल होते इसलिए उस पर प्रश्न नहीं फिलहाल बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उन्होंने जो बोला है कि जो हमारा जो आरपीए एक्ट 1951 है उसमें संशोधन किया जाएगा। और संशोधन करके क्या किया जाएगा, उसमें बोला गया है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) है, उसमें मेंशन किया गया है कि एक उम्मीदवार जो है वो अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। और एक रिपोर्ट आई है दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट, और चुनाव सुधार पर जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट थी, 1999 में आई थी, उन दोनों ने कहा था कि एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने तक सीमित करना चाहिए, उससे ज़्यादा पे इसको चुनाव नहीं देना चाहिए। देखिए इसी पे प्रयास कर रहा है अभी निर्वाचन आयोग। अब अलग अलग प्रकार की वोट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वोट होते हैं। वहाँ तो आपने बताया वोटिंग के प्रकार, यहाँ वोट के प्रकार जो आप डालते हैं, जो मतदाता डालता है। क्या होता है, 3 वोट होते हैं, एक होता है टेंडर वोट, एक होता है चैलेंज्ड वोट, एक होता है टेस्ट वोट। क्या होता है टेंडर वोट? जैसे मान के चलिए कि कोई मतदाता है और वो अपना वोट डालने के लिए गया बूथ के ऊपर, और जब वो गया तो उसे पता चला ना कि उसकी पहचान, उसका वोट कोई और व्यक्ति डाल के चला गया है, वो डाला ही नहीं, उसके जगह कोई और व्यक्ति पहले ही डाल के चला गया। तो वैसे समय में वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, वो उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसी को हम टेंडर वोट कहते हैं, ठीक है तुम डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति जो है टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है। एक होता है चैलेंज्ड वोट। क्या होता है चैलेंज्ड वोट? जिसमें मतदान बूथ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं, और ये पार्टी के एजेंट जो होते हैं ना, ये किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं अगर उनको ये लगता है कि जो वोटर है ना वो फर्जी वोटर है, या वो किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डालने के लिए आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए कोई और अन्य व्यक्ति पहुंच जाता है, तो ये लोग जो एजेंट लोग हैं वो सब पे बहुत नज़र रखते हैं। उनकी पार्टी हार जाएगी, उनके दल का नेता हट जाएगा, नज़र तो रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा है टेस्ट वोट। जब एक मतदाता यह दावा करता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है, जो ईवीएम मशीन होता है या पेपर ट्रेल मशीन में उसका वोट को दर्ज नहीं किया गया है सही तरीके से, तो फिर उसको टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है कि वापस से तुम वोट डाल लो, तुम संतुष्ट हो जाओ। अब बात करते हैं मतदाताओं का पंजीकरण को लेकर के। अभी 1950 और 1960 में संशोधन हुआ है, और उसमें बताया गया कि जिनकी आयु 17 साल से अधिक है वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आधार को भी जो है फॉर्म से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, आधार कार्ड को भी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सुलभ चुनाव पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक सेकेंड। अगला जो टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण विधान या विधेयक।
विधेयक वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।